हम लोग बात कर रहे थे आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद, और सहयोगी संघवाद की जरूरत क्यों है इस पर बात हुई। अब जो जरूरत है उसे सुनिश्चित ये भी किया जाएगा। अगर सहयोगी संघवाद ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट हो रहा है आज के दिन पर, तो इसे सुनिश्चित करना ये भी कम से कम उनकी जिम्मेदारी तो है ही, जिनके ऊपर व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी ये रखी गई है। और जो व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें व्यवस्था जिस ढंग से चलाने के लिए निर्देशित किया गया है, उस ढंग को तय करने वाले दस्तावेज में भी आखिर कुछ तो ऐसा मिलना ही चाहिए जिसके आधार पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बार व्यवस्था के नियामक अच्छे के लिए मनमर्जी से व्यवस्था चलाएंगे, लेकिन मनमर्जी से चलना सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पर व्यवस्था के नियामकों को भी मनमर्जी से चलना बहुत अच्छा लगेगा और वे भी मनमर्जी से चलने की आदत ये विकसित कर लेंगे, और ये अंततः देश के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए उन देशों में भी जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विचार उत्पन्न होने से पूर्व व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था, उन देशों में भी न्यायिक निर्वचन के माध्यम से जो सहयोगी संघवाद का विचार है, इसको कार्य रूप में लाया गया। क्योंकि मनमर्जी से शासन व्यवस्था चलाने की इजाजत किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि एक बार आप मनमर्जी से शासन व्यवस्था अच्छे के लिए चलाएंगे और अनेक बार आप शासन व्यवस्था मनमर्जी से अपने हित के लिए चलाएंगे। ये आदत नहीं लगनी चाहिए आदमी को, क्योंकि मनमर्जी करने वाले अगर राम और कृष्ण होंगे तब तो बात अलग है, वे अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन राम और कृष्ण युगों में ही पैदा होते हैं। इसीलिए प्लेटो जब हम लोग पढ़ रहे थे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो प्लेटो कहता था कि दार्शनिक राजा इसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन यदि किया जाए बिना किसी नियम के, कोई नियम ना हो जो दार्शनिक राजा की शक्ति पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसा कोई नियम ना हो, तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था दुनिया में स्थापित हो सकती। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि कालांतर में स्वयं प्लेटो को यह अनुभव हुआ कि ऐसा दार्शनिक राजा हर वक्त, हर काल और हर समय में उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए विधि राज्य ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और प्लेटो ने अंतिम दिनों में अपने जीवन के विधि राज्य इसकी अवधारणा को स्वीकार कर लिया था, और उसका शिष्य अरस्तु वो आया। तो अरस्तु ने तो विधि राज्य, ये विधि के शासन को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था ये माना है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि हमेशा विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उस विचार को धरातल पर उतारने के लिए हमें व्यवस्था का संचालन जिस ढंग से करना है, उस ढंग को नियत करने वाले दस्तावेज, कानून, आप जो भी नाम दें, उसके अनुसार, ठीक है, उस विचार को धरातल पर उतारना चाहिए। अन्यथा मनमर्जी के लिए गुंजाइश हमेशा बचेगी। और इसीलिए उन देशों में जहां प्रतियोगी संघवाद का विचार था, सहयोगी संघवाद का विचार था ही नहीं,
वहां जब संविधान निर्मित हुआ और कालांतर में कठिनाइयां आई जो हम लोगों ने देखी थी, युद्ध के कारण या आर्थिक आवश्यकताओं के कारण, ठीक है, या संपूर्ण देश एक है, इस अनुभूति को देश के नागरिकों में विकसित करने के लिए, धरातल पर उन्हें यह अनुभव कराने के लिए कि वे किसी भी राज्य के निवासी हों, अंततः वे एक देश के निवासी हैं, इस अनुभूति को, इस अनुभव को उनके मन में बिठाने के लिए सहयोगी संघवाद, इसका विचार शासन व्यवस्था का अंग बने, इसकी आवश्यकता महसूस की गई उन देशों में भी। और वहां चूंकि शासन व्यवस्था के संचालन के ढंग को निश्चित करने वाली विधि जिसे संविधान कहा जाता है, उसमें संशोधन बेहद कठिन था, इसलिए वहां न्यायिक निर्वचन, इस तकनीक का सहारा लिया गया और न्यायिक निर्वचन के माध्यम से सहयोगी संघवाद को युद्ध आदि के मौकों पर संभव बनाया गया। और इसके साथ ही वहां की जो सरकारें थी, उन्होंने अपनी कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत अनेकों प्रकार के संगठन, जिनमें जैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ लोन काउंसिल, अमेरिका में, ठीक है, दोनों प्रकार की सरकारों के मध्य डायलॉग, इससे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक समिति, ये सारी चीजें बनाई ताकि केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, बेहतर सहयोग ये सुनिश्चित किया जा सके और वे दोनों यानी केंद्र और राज्य की सरकारें परस्पर अधिकारों की होड़ में शामिल न रहें, बल्कि संघवाद जिसलिए स्थापित किया जाता है ताकि देश में सुशासन ये स्थापित हो। हमने आपसे कहा था कि संघात्मक संविधान की जरूरत क्यों, तो आपसे कहा था कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्रीय स्तर पर डील किए जाएं, जैसे रक्षा, विदेश आदि, ये ठीक है, लेकिन स्थानीय जरूरतें, इनको एक केंद्रीय सरकार देश की विशाल, ठीक है, स्थिति को देखते हुए, विशाल भूभाग को देखते हुए अनुभव कर पाएगी, ये हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए क्षेत्रीय सरकारें या राज्य सरकारों का गठन ये ठीक माना जाता है और इसीलिए संघवाद का विचार ये जन्म लेता है और इसीलिए हमने भी संघवाद को अडॉप्ट किया। तो वो चीज जो संघवाद के गठन के लिए उत्तरदायी है, जो संघवाद के गठन का उद्देश्य है, ये जो संघात्मक संविधान को जन्म देने के पीछे प्रेरणा है, उस प्रेरणा को प्राप्त करने की कोशिश ये दोनों सरकारों को करनी चाहिए। इसलिए कुछ समय बाद प्रतियोगी संघवाद सहयोगी संघवाद में बदल गया। और आपसे हमने कहा था कि जब हमारा संविधान बना उस समय प्रतियोगी संघवाद के जो दुष्परिणाम थे वो आ चुके थे और जिन देशों में संघवाद का विचार जन्मा था वहां संघवाद के विचार का जो प्रतियोगी स्वरूप था वो सहयोगी स्वरूप में बदल चुका था। और जब ये हो चुका था तब अगर हम अपने संविधान में सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान न रखें तो हमने दुनिया में चल रही गतिविधि से आंखें मूंद रखी हैं, यही कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति कम से कम बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है, ये जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के विश्लेषण से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं उनको भी नहीं उठा रहा, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बारे में दो ही बातें कही जा सकती हैं, या तो वो अहंकारी है इतना अधिक कि वो लाभप्रद भी सिर्फ इसलिए लेने से इनकार करता है कि उस लाभप्रद की खोज स्वयं उसने नहीं की, या तो इतना अहंकारी है और या वो इतना मूर्ख है कि वो स्थितियों का विश्लेषण करके ये जान ही नहीं सकता कि हम
इन स्थितियों का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं, दो ही बातें हो सकती। तो दोनों संभावनाओं को हमारे संविधान में नकारा गया। दुनिया में जो कुछ अच्छा विकसित हुआ था उस समय तक जब हम संविधान बना रहे थे, उस सबको भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो ऐसे प्रावधान भारत के संविधान में हैं जो सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करते हैं। उन प्रावधानों की चर्चा हमने पिछले 2 दिनों में कई बार की है। 249, 251, 256, 257, ठीक है। वित्तीय सहायता देने संबंधी उपबंध सेंट्रल स्टेट को ग्रांट देगा, 282, 307 आदि आदि। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि सहयोगी संघवाद का विचार फलीभूत हो, देश के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव हो कि वो किसी भी राज्य का निवासी है, लेकिन पूरे देश में उसे वही मान्यता और वही विश्वास अपने कानूनी अधिकारों के प्रति प्राप्त होगा जो वो अपने राज्य में कानूनों के मुताबिक अर्जित करेगा। कानूनों के मुताबिक अर्थात अगर उसने अपने राज्य में कोई ऐसा अधिकार किसी कानून के माध्यम से अर्जित किया जो कानून ही स्वयं अनकॉन्स्टिट्यूशनल या किसी अन्य दोष के कारण कानून की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका, इसकी घोषणा भले ही अधिनियमन के 50 साल बाद हुई, तो भी उसका अधिकार चूंकि उस अधिनियम में उत्पन्न हुआ था और वो अधिनियम कभी अधिनियम था ही नहीं, उसके अधिनियम न होने की घोषणा 20 साल बाद हुई, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तब उसके उस अधिनियम में हासिल विधिक अधिकार को पूरे देश में कहीं भी मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि उसके अपने राज्य में नहीं मिलेगी। लेकिन अपने राज्य में वो जिस अधिकार या हक को मान्यता पाएगा वो पूरे देश में मान्यता प्राप्त रहेगा। ऐसा पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता इससे संबंधित खंड में शामिल किया गया ताकि सहयोगी संघवाद किसी को यह अनुभव ना हो कि हम एक विशेष राज्य के निवासी हैं, इसलिए अन्य राज्य हमारे राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को मान्यता नहीं देते, ये अनुभव ना हो और पूरा देश एक होने की अनुभूति कर सके, यह अनुभव कर सके कि हम प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए ही अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, अन्यथा सब भारत के निवासी हैं, ये अनुभूति सब में आ सके। तो ये सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक अन्य उपबंध है। अब इसके अलावा अनुच्छेद 262, ठीक है, 262 क्या कह रहा है? अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ठीक है। जो मार्जिनल नोट वो ऐसा बोल रहा है, मानो ये अनुच्छेद सिर्फ नदी जल के बंटवारे को लेकर अधिनियमित किया गया है। एक बार इसको पढ़ लेंगे। कहता है संसद विधि द्वारा, ठीक है, किसी अंतरराज्यिक नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी, ठीक है। और कहता है इस संबंध में इस संविधान में किसी बात के होते हुए, ठीक है, संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। एक विशेष बात कही उसने, पहली बार भारत के संविधान में ऐसी चीज मिल रही है जिसमें उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को रोक दिया है, पहली बार मिला है। इसलिए 262 इंपॉर्टेंट, पहली बार कह रहा है और स्वयं संविधान कह रहा है और उच्चतम न्यायालय भी। जो क्रिएशन है वो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसलिए स्वयं उच्चतम न्यायालय को
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रावधानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि अनुच्छेद 141 तो हम मानेंगे जो ये कहता है कि मेरे द्वारा घोषित विधि देश की विधि होगी। हम 129 तो मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमें अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति देता है। हम अनुच्छेद 146 मानेंगे क्योंकि वो हमें प्रशासनिक न्यायालय घोषित करता है। अगर बेयर में गलती हो तो आप मिला लेंगे, ठीक है। वो हमें अपील का सर्वोच्च न्यायालय बनाता है, वो तो सब हम मानेंगे। हम अनुच्छेद 124, 125 इनको मानेंगे क्योंकि ये कहते हैं जिस दिन हम नियुक्त होंगे उस दिन से लेकर हमारे सेवानिवृत्ति तक और इवन हमारे संपूर्ण जीवन में कभी भी वित्तीय आपातकाल की दशा को छोड़कर संसद ऐसा नहीं कर पाएगी कि हमें उपलब्ध वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि में अलाभकारी परिवर्तन ये कर दे। लेकिन बाकी हम 262 नहीं मानेंगे क्योंकि 262 ये कहता है कि जो नदी जल है, ये नदी दून यानी रिवर वैली। रिवर वैली क्या होती है? हम भूगोल के विद्यार्थी नहीं, हम नहीं बता सकते रिवर वैली क्या होती है, ठीक है। और इतना अच्छा कॉमन, ठीक है, जनरल नॉलेज भी मेरा नहीं है कि हम रिवर वैली जानते हो, नहीं है हमें पता, और इसकी कोई हमें शर्म भी नहीं है। हम कानून के विद्यार्थी हैं, हमें कानून क्या है ये जानने में रुचि है। जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं वो कैसे बनती हैं, या उन भौगोलिक संरचनाओं की विशेषताएं क्या है, ये ना हमें मालूम है, ना इसे मालूम करने में मेरी कोई रुचि है। इसलिए रिवर या रिवर तो एक बहुत सामान्य बात है, तो हमें पता है, लेकिन रिवर वैली क्या होती है हमें नहीं मालूम। लेकिन 262 कहता है कि नदी जल और नदी दून इसके बंटवारे या विकास के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। अगर विवाद हो रहा है दो या अधिक राज्यों में नदी जल के बंटवारे को लेकर, राज्यों में, दो देशों में नहीं, दो देशों में होगा तो किसी की अधिकारिता नहीं, फिर तो केंद्र की अधिकारिता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर से निकलने वाली बहुत सी नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में बह रही हैं। ऐसी नदियां हैं जो चीन और भारत दोनों जगह बह रही हैं। स्वयं गंगा भारत और बांग्लादेश दोनों में बह रही है, क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल पहुंचते पहुंचते दो धाराओं में बंटती है। एक धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और एक धारा बांग्लादेश में जाती है, ठीक है ना, और फिर वो समुद्र में मिलती है। तो वे नदियां जो दो देशों के बीच बह रही हैं उनके संबंध में तो केंद्र सरकार उसी की अधिकारिता है, क्योंकि वहां अगर विवाद होगा तो दो देशों में विवाद है। 262 दो राज्यों में विवाद की बात कर रहा है और दोनों राज्य भारत के ही हैं, ठीक है। तो ऐसी दशा में अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उस विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। इसलिए नहीं है, कारण सोचना पड़ेगा भाई आखिर क्यों नहीं है। क्योंकि इस समस्या के अनेकों पक्ष होंगे, नदी का सिर्फ एक पक्ष नहीं होता कि उसके जल का बंटवारा किया जाए। उसके जल के बंटवारे के लिए आप नहरें खोदेंगे, आदि आदि जो काम करेंगे,
उससे बाढ़ के खर्चे, उससे बाढ़ के खतरे, ठीक है, ये बताते हैं कि जो पुल बनाया गया, ठीक है, आपका कहां, ककरा में, उसकी नीचाई कम रह गई, उसकी नीचाई तो नहीं कहनी चाहिए, उसकी ऊंचाई कम रह गई, और इस वजह से इस बार पूरा शहर न कहें लेकिन आधा शहर तो बाढ़ में डूबा। ठीक है, सिर्फ पुल की ऊंचाई कुछ कम रह गई। पुल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं समझ सकते। ये कानून का विषय नहीं है, ये इंजीनियरिंग का विषय है, ठीक है ना। इसलिए नदी जल इसके बंटवारे के संबंध में जो न्याय निर्णय करे उसे एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। बाढ़ विषयक जो ज्ञान है उसमें भी खर्च कम कैसे किया जाए, क्योंकि आप कोई भी काम अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से करोगे तो खर्च ज्यादा होगा, और उसी काम को नियोजित तरीके से करो तो खर्च कम हो जाएगा। जो प्रशासनिक व्यय घटाने की बात चलती है वो कैसे घटेगा? अरे भाई, सबके पास एक एक गाड़ी है, सब लोग एक गाड़ी से चले जाओ, जाना तो डेस्टिनेशन पे ही है, ठीक है। तो अगर नियोजित ढंग से कामों को किया जाए तो खर्च, कष्ट ये सब कम होता है। जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट और चाहे वकील हो, ये व्यक्तियों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करने में कुशल होते हैं, व्यक्तियों के संबंध में, ठीक है। व्यक्ति, इनके भी जो विवाद हैं उनके अनेकों पक्ष नहीं है, उनका एक ही पक्ष है, ठीक है ना। और उस विवाद को निर्णित करने के लिए कानून मौजूद है। उस कानून की व्याख्या ये कैसे की जाए, तो निर्वचन के सिद्धांत न्यायालय को पता है कि कब उसे शब्द का उदार अर्थान्वयन करना चाहिए, कब उसे शब्द का सीमित अर्थान्वयन करना चाहिए, कहां पर वो अर्थान्वयन कर सकता है और कहां पर अर्थान्वयन कर ही नहीं सकता। अर्थान्वयन करने में उसे उद्देशिका, मार्जिनल नोट, इन सबका ध्यान रखना चाहिए, ये सब उन्हें मालूम है, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन इस न्याय निर्णय की प्रकृति ये अपने में डिफरेंट है। ये न्याय निर्णय वैसा नहीं है, नो डाउट इसमें भी पक्ष हैं, 2 या अधिक राज्य हैं, लेकिन सिर्फ 2 या अधिक राज्य नहीं है, इस न्याय निर्णय के अन्य पक्ष भी हैं। ये बाढ़ की समस्या को भी जन्म दे सकता है, ठीक है। ये अच्छा, ठीक, दोनों राज्यों के बीच बंटवारे के लिए, क्योंकि नदी तो बह रही है, नदी ठहरी नहीं है, और नदी के सारे पानी में बहाव है, उसे रोका ना जाए तो बह जाएगा। इस राज्य के लिए रुके तो कोई रुकावट बनानी पड़ेगी, इस राज्य के लिए तभी तो रुकेगा, लेकिन रुकावट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो रुकावट नदी जल को पूरी तरह अवरुद्ध कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। नदी जल आगे भी जाए, जब आप अवरोध पैदा करेंगे तो वो अवरोध कैसा है? कृत्रिम है, आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हो, और जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो विनाशकारी परिणाम ये भी पैदा हो सकता है। और चूंकि हम स्वयं कानून के आदमी हैं, हम ये नहीं बहुत विस्तार से बता सकते कि क्या विनाशकारी परिणाम पैदा होंगे। उसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद यही होना चाहिए, वही बता सकता है।
हम थोड़ी बता पाएंगे, लेकिन अवरोध चाहिए यह हमें भी दिखाई पड़ जाएगा। अब अवरोध बनाने का खर्चा कौन देगा? वो कहीं तुम दो, वो कहीं तुम दो, वो कहीं पानी तो तुम्हें चाहिए, हम तो रोके लेते, वो कहीं तुम रोकने वाले होते कौन? तुमने पैदा की नदी, ठीक है, तुम रोकोगे, क्योंकि अगर तुम ना रोको तो बह के मेरी है तो आएगा, तो रोक तो तुम रहे, जरूरत तो तुम्हारी है, तुम बनाओ, ठीक है। दोनों के तर्क अपनी जगह ठीक दिखाई देंगे, और सुप्रीम कोर्ट वे पक्षकारों के बीच न्याय निर्णय करने में कुशल है। लेकिन इस ढंग का जब न्याय निर्णय होता है तो फिर ट्रिब्यूनल की जरूरत है। अगर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा तो हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट जन्मता है वो यहीं से जन्मता है, यहीं से जन्मता है। मीनिंग देयर बाय ट्रिब्यूनल के कॉन्सेप्ट के जन्म लेने के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं उनमें से एक कारण यह भी है कि कई बार जिस विषय पर न्याय निर्णय करना होता है वो विषय बड़ी तकनीकी प्रकृति का होता है। अभी नीचे जब हम बैठे थे सोच रहे थे कि मानिए एक व्यक्ति को यूट्यूब से 2 लाख रुपए महीने पैदा हो रहे हैं और वो मर गया, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए किस कानून से बटेंगे? सक्सेशन से, क्योंकि ये उस मृतक की आय है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन कह रहे हैं, अगर वो हिंदू था तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी उत्तराधिकार संबंधी विधि से बटेंगे। किस ढंग से बटेंगे? हालांकि जहां तक है उत्तराधिकार संबंधी विधि से ही बटेंगे, जहां तक है शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हम कंफर्म इस विषय पर अभी नहीं है। लेकिन पायरेसी लोग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ओपन टू एयर है, ठीक है। इस समस्या के कई आयाम हैं, ठीक है ना। तो अगर इस पर बात करनी हो तो खाली न्यायालय इससे काम नहीं चलेगा, ट्रिब्यूनल इसका गठन करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल में होता क्या है कि न्याय हो, न्याय करने, न्याय का मतलब जो होना है वो हो, और क्या होना है, क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो हो, यह न्याय का मतलब है। तो क्या होना चाहिए इसे तय करने में न्यायालय से जुड़े लोग कुशल होते हैं। क्या होना चाहिए, ठीक है, विभिन्न पक्ष हमारे सामने आ गए, फिर क्या होना चाहिए यह तय करने का काम आसान हो जाता है। न्याय करना, न्याय किसे कहें, इसे करने में तो न्याय से जुड़े हुए लोग कुशल होते हैं, लेकिन समस्या के विभिन्न पक्षों को समझने में न्यायालय असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि विषय टेक्निकल नेचर का हो सकता है। इसलिए ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट जन्मता है, और यहां भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड कर दिया का संसद विधि बनाकर। आप देखें 262 क्या कहता है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ओपनिंग वर्ड्स देखें 262 के, कहता है इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ऑल द फॉरगोइंग प्रोविजंस, और जो पूर्व में हम लोग उपबंध पढ़ चुके हैं वही नहीं, इसके बाद जो उपबंध पढ़ेंगे वे भी इस अनुच्छेद के मुकाबले इंफीरियर स्थिति में होंगे, क्योंकि कहता इस संविधान में किसी बात के होते हुए, जब इस संविधान में किसी बात के होते हुए, मीनिंग देयर बाय इस पूरे संविधान में कहीं कुछ लिखा हो, लेकिन इस सेक्शन में जो कुछ कहा गया है वो प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा। क्या कहता है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय, यह कोई अन्य न्यायालय
खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये संसद के ऊपर रखा, जहां संसद ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, यानी संसद अगर विधि बनाते देती है तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामान्य कानून जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को रोक देने वाला होगा। वरना यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उन्हें संसद अपनी विधि के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकती। यहां कहता है इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। मीनिंग देयर बाय यहां से भी दो बातें निकल रही कि संसद अगर विधि द्वारा उपबंध नहीं करती है तब फिर उच्चतम न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा, क्योंकि लॉलेसनेस नहीं छोड़ी जा सकती। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। हमें अल्टरनेटिव व्यवस्था का निर्माण करना होगा। अगर हम ये कहेंगे कि संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी कि नदी जल के बंटवारे के संबंध में जो भी विवाद है उनका समाधान किस प्रकार होगा, तो एक समस्या पैदा होगी। आप संसद के बारे में बड़ा आश्वस्त नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन के लोग बैठते हैं और राजनीति का प्रथम सिद्धांत है। ये खराब नहीं है, ये खराब नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग सिद्धांत क्यों है इसे बिना समझे सिद्धांत को खराब मानने लगते हैं। राजनीति वो राज करने की नीति है। ठीक है, राज करने की नीति का मतलब यह हुआ कि वो शासन चलाने की नीति है, और शासन किसके लिए चलता है? जनता के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ कि जनता के लिए, ये जनता के हित के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए सबसे पहले वो करिए। उसे करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ रहा है सब कर दीजिए। यानी राजनीति जिनके लिए है उनका स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। इसे कहा जाता है राजनीति में स्वार्थ सबसे ऊपर है, अपना हित सबसे ऊपर है। होना ही चाहिए, क्योंकि वो राज करने की नीति है। आप देखें ट्रंप क्या कह रहे हैं, नेशन अमेरिका फर्स्ट। हम इस नीति को फॉलो करेंगे। आपने जितना टैरिफ हम पे लगाया हम भी उतना ही लगाएंगे। हालांकि इससे ट्रेड वॉर जन्म ले रहा है। मोदी जी कह रहे हैं नेशन फर्स्ट, हम ये नीति अपनाएंगे, नेशन फर्स्ट। कुछ गड़बड़ होगा हम आपसे संबंध नहीं रखेंगे, हमें फायदा होगा तो रखेंगे। ठीक है, तो हमें फायदा होगा तो यह है तो स्वार्थ ही। तो राजनीति में जो लोग होते हैं वे इस स्वभाव के होंगे ही, और इस स्वभाव के नहीं होंगे तो राजनीति में रह ही नहीं पाएंगे। जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए ईश्वर ने अलग अलग स्वभाव के लोग ये पैदा किए हैं। हर आदमी हर काम को करने के लिए नहीं जन्मा है। हो सकता आप कानून के लिए न बने हो, आप शिक्षा या शिक्षक अन्य विषयों के होने के लिए जन्मे हो। ठीक है, तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि हर कोई हर काम कर लेगा, ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं। इसलिए आपका जो, तो फिर आप राजनीति में जो लोग उनके लिए बहुत आश्वस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे इस ढंग के लोग हैं कि उनका स्वार्थ सबसे ऊपर है और इसी ढंग का उन्हें होना चाहिए। अगर वो इस ढंग के नहीं है तो वो राजनीति में नहीं हो सकते, राजनीति में सफल ही नहीं होंगे। इसलिए अगर आप ये लिख देंगे कि संसद विधि बनाकर बंद करेगी, तो आप जानते हैं संसद में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर ये होता है।
और ये सिर्फ कहने भर की बात है कि संसद विधि बनाती है, अंततः सरकार ही विधि बनाती है, क्योंकि सरकार हमेशा बहुमत में है। और जो विशेष बहुमत है वो केवल कुछ विषयों के लिए चाहिए, सामान्य विधान के लिए नहीं चाहिए। अब दो राज्य जो संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से एक राज्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें उस दल की सरकार हो जिसकी केंद्र में सरकार है, तो वो कुछ करेंगे ही नहीं अगर स्थिति उनके लिए फायदेमंद होगी। यानी वो राज्य जहां से नदी बह रही है वो ऊंचाई पर है, और वो राज्य जिसे नदी बहकर जानी है वो नीचाई पर है। तो अगर ऊंचाई वाला राज्य सब कुछ रोक लेगा तो नीचे वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कावेरी जल में यही था, कर्नाटक कहता था हम रोक लेंगे, कर्नाटक थोड़ा ऊंचाई पर है, तमिलनाडु थोड़ा नीचाई पर है, क्योंकि नदी ऐसे बहती है ना, और नीचे तमिलनाडु में हिंद महासागर है, ठीक है ना, तो तमिलनाडु नीचे नीचाई पर रहेगा ही। कावेरी दोनों राज्यों से बह रही है, तो अगर कर्नाटक में उस दल की सरकार है जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और वो सारा पानी रोक ले, और तमिलनाडु में डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन की सरकार है, तो वो विधि बनाकर वो बंद करेंगे ही नहीं, ठीक है, वो विधि बनाकर कुछ करेंगे ही नहीं, कहेंगे चलने दो ऐसे ही। क्योंकि पॉलिटिकल लोग इस नेचर के होते ही हैं, और वो जरूरी है। जैसे सांप, उसके पास जहर जरूरी है, वो तुम्हारे लिए हानिकर है लेकिन वो उसके लिए जरूरी है, और सांप का होना तुम्हारे लिए जरूरी है। मजेदार है, आप जरा सोचें, जो किसान के मित्र कहे गए हैं उसमें सांप शामिल है। सांप को किसान का मित्र कहा है और चूहे को किसान का शत्रु कहा है, जबकि चूहा किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और सांप अगर किसान को काटेगा तो वो मरेगा यदि उपचार का अभाव रहा। चूहा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो किसान का शत्रु है, और सांप किसान का मित्र है, क्योंकि चूहा पूरे खेत को बर्बाद कर सकता है, वो नीचे से जड़ें काट देगा, कुछ उगेगा ही नहीं, और सांप स्वयं उस चूहे को नष्ट कर देगा। और सांप क्योंकि शर्मीला जानवर है, अव्वल तो आपके सामने आएगा नहीं, आएगा तो बचने की कोशिश करेगा, और जब तुम्हारा पैर या तो अनजाने में ये जानबूझकर उस पर पड़ेगा तभी आक्रमण करेगा, अदरवाइज नहीं। यानी सामान्य दशाओं में सांप से आपका मुकाबला होना संभव नहीं है, सामान्य दशाओं में सांप आपको दिखेगा नहीं। तो हम तो सामान्यता के बारे में उपबंध करेंगे जो सामान्य तौर पर होता है, ठीक है ना। तो राजनीतिक व्यक्तियों का वैसा होना जैसे वे हैं ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जब आतंकवादी किसी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पूरा देश गाली दे रहा होता है और वो आराम से बैठे होते हैं। आराम से बैठे होते हैं मीनिंग आराम से नहीं बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन उन पर गालियों का कोई असर नहीं आ रहा होता, ठीक है। एक बार हम वनडे देख रहे थे, जब हम वनडे देखते थे उस समय गावस्कर और श्रीकांत खेला करते थे, ठीक है। श्रीकांत हिटर थे, गावस्कर रोक के खेलने वाले लोगों में से थे। तो जनता कुछ भी मांग करे, गावस्कर पर कोई असर नहीं आता था, और यही एक महान खिलाड़ी का लक्षण है। हम जरूरत देखेंगे, जनता की मांग नहीं। जनता तो कहेगी कि सिक्सर 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 लगाए, अभी आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे मीनिंग भाई आउट होने की संभावना बढ़ेगी, और मांग यह है खेल की कि हमें टिक कर खेलना है, तो देते रहो गाली। तो
ठीक है, तो ये स्वभाव राजनेताओं में होना चाहिए, इसलिए वो वैसे हैं। लेकिन फिर ये स्वभाव हर जगह दिखेगा। ये थोड़ी हो सकता है कि अपना स्वभाव छोड़कर वो एक जगह व्यवहार करें, ये संभव थोड़ी है। इसलिए पार्लियामेंट ये हो सकता है कुछ भी ना करे, अगर उसे कुछ भी न करना फायदेमंद लगा, इसलिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम सिर्फ इस पर नहीं छोड़ सकते कि संसद विधि बनाकर उपबंध करेगी, इस पर नहीं छोड़ा जा सकता मामले को। अल्टरनेटिव व्यवस्था यह भी देनी पड़ेगी। और अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है कि अगर संसद विधि बनाकर उपबंध कर देगी, तब तो संसद विधि बनाकर जो उपबंध करेगी उसके मुताबिक नदी जल और नदी दोनों के विवाद निर्णित किए जाएंगे। और यदि संसद विधि बनाकर उपबंध नहीं करेगी, तब फिर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 उसमें उसकी मूल अधिकारिता है। आखिर अल्टरनेटिव फोरम ये तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि वे अविश्वसनीय हैं, उनका स्वभाव ही वैसा होता है और वो स्वभाव जरूरी है। ठीक है, वो बड़े अपने स्वार्थ के प्रति जागृत लोग होते हैं। सामान्य व्यक्ति जरा सी खुशामद से खुश हो जाता है, जरा सी खुशामद से। आप किसी के पैर छू लो वो खुश हो जाए, नमस्ते कर लो खुश हो जाए, आप थोड़ी खुशामद कर देते हो। आप राजनेता देखो, मिलेंगे तो ऐसे जैसे एक दूसरे के इनसे बड़े कोई शुभचिंतक दुनिया में है ही नहीं। आप शी जिनपिंग या मोदी की मुलाकात देखो, ठीक है, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं मोदी से, लेकिन वो राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, ये तो तय है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी आप हैं तो इसी देश के नागरिक। इस देश का बुरा होगा तो आपका होगा। ठीक है, तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले तो आप देखें, मिलेंगे तो ऐसे जैसे मार गले लगा लिया और कुछ भी नहीं मानेंगे दूसरे की। ठीक है, जब टाक बैठेगी जी वो कहेंगे ये, वो कहेंगे नहीं ये नहीं, ठीक है ये होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कहेंगे ये नहीं, तरीका ये नहीं होगा, कुछ कहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लोग बड़े, ठीक है, जिस स्वभाव के होते हैं वैसा ही स्वभाव उनका चाहिए, लेकिन वो स्वभाव फिर हर जगह रहेगा, वो एक जगह नहीं हो सकता। इसलिए वो स्वभाव जरूरी है उनके लिए। और जो न्यायिक क्षेत्र के लोग होते हैं, ईश्वर ने जिन्हें न्यायिक क्षमता से संपन्न करके भेजा, वो बहुत देर गलत होता देख ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं सकते। हमने आपसे कहा था कि जैसे कुछ लोग हैं जो बच्चे को रोता देख ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए 262 कहता है जब तक संसद विधि बनाकर उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता होगी। ये कहता नहीं है, लेकिन जो कहता है उससे मतलब यही निकलना। ठीक है ना, क्या कहता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। और मजेदार है, संसद ने कुछ किया ही नहीं, कानून तो बना दिया, कानून बना दिया। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट एक्ट करके शायद नाम है, 1952 या 1953 में ही बना दिया। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पर अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति ने, ठीक है, क्या संदर्भ भेजा था, रेफरेंस भेजा था। हम लोगों ने पढ़े हैं 7-8 जो 10 या 12 संदर्भ गए हैं आज तक, उनमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी, ट्रिब्यूनल नहीं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का जो संदर्भ था वो भी गया राष्ट्रपति को। जब आपने 1952 या 53 में ही बना दिया था एक्ट, तो आप कावेरी जल विवाद को उस ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं दे रहे थे न्याय निर्णय के लिए? कुछ कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, और जब राष्ट्रपति ने यानी केंद्र सरकार ने जब जरूरत महसूस है कि नहीं भाई करना ही पड़ेगा, तो क्या किया कि उच्चतम न्यायालय भेज दिया उनकी एडवाइजरी ओपिनियन के लिए।
और उनकी एडवाइजरी ओपिनियन आई कि आप इसको ट्रिब्यूनल को दीजिए, जो आपने एक्ट में बना रखी है। ठीक है, एक्ट में परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं है। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, वो कावेरी नहीं, जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया है इन्होंने, उसका सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकृत करता है कि यदि वैसा विवाद उत्पन्न हुआ है जैसा इस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है और उसमें संबंधित विवाद को भेजा जाएगा और फिर उस ट्रिब्यूनल का जो न्याय निर्णयन होगा वो सबको मानना होगा। उसी एक्ट में ट्रिब्यूनल का गठन जब भी किया जाएगा तब कौन कौन उसमें शामिल होगा ये बताएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होंगे, एक हाई कोर्ट के जज साहब होंगे और कुछ एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट के जज साहब लोग इसलिए रखे गए क्योंकि क्या होना चाहिए, न्याय करने वाले लोग वहां रहें और अन्य लोग जो समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करके सहायता देने के लिए, और शायद उसमें यह भी लिखा है कि ट्रिब्यूनल को सहायता देने के लिए असेसर्स ये भी नियुक्त होंगे। असेसर्स मतलब जो असेस करेंगे कि कितना खर्च आएगा, कितना क्या होगा, सारी चीजें असेसर्स ये भी होंगे। ऐसा भी जहां तक हमें याद पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर हमारे लिए जो रिलीवेंट है वो ये है कि एक्ट बना हुआ, उसमें ट्रिब्यूनल के गठन की ताकत है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, एडवाइजरी ओपिनियन में भेज रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं। और जब बाहर से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ट्रिब्यूनल बनाइए, आपका एक्ट है, क्यों नहीं बना रहे आप, तब ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोगों का स्वभाव होता है, वो करते ही ऐसे है और ये स्वभाव उस फील्ड के लिए जरूरी है। जरूरी ना हो तुम्हें बैठा रहे 10 दिन तुम एक देश से लड़ाई लड़ोगे, नहीं जीते उन्होंने कहा एटॉमिक न्यूक्लियर बम चला। ठीक है, पॉलिटिकल आदमी कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, वो एक एक बात पर सोचेगा, एक एक बात पर सोचेगा, एक एक बात। हमने ये किया, इसका ये परिणाम होगा, ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज होंगे तो ये करेंगे, और जब ये करेंगे तब हम क्या करेंगे, वो ये भी सोचेगा। ये इनसे मिल गए तो क्या स्थिति बनेगी और फिर जो स्थिति बनेगी उससे हम कैसे निपटेंगे, ये भी सोचेगा। इस सब में टाइम लगेगा। तो पॉलिटिकल डिसीजन बड़ी देर में आता है, आएगा ही, वो हर पक्ष पर सोचते हैं। इसलिए आप देखें सरकार का स्टैंड बहुत लेट आता है, बहुत लेट आता है। किसी भी बात पर सरकार बहुत देर में बोलती है, जरूरी है वो, और जो कुछ गैर जरूरी होता है वो कोई नहीं करता। ठीक है, तो यहां उन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन में भेज दिया था और ऐसे अनेक वाटर डिस्प्यूट हैं जो आज भी केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ये मानते कुछ दिनों में लड़ भिड़ के खुद ही कर लेंगे लोग, ऐसे चलने दो। ठीक है, वो ये एटीट्यूड ये अपनाते हैं और ऐसी दशा में नदी जल के विवाद ये अनिर्णित रह सकते हैं। इसलिए 262 में कहा गया कि संसद विधि बनाकर उपबंध करती है तो बात अलग है, और अगर विधि बनाकर उपबंध कर देती है तो फिर किसी भी कोर्ट को नदी जल के विवाद के संबंध में न्याय निर्णयन की अधिकारिता नहीं रहेगी। फिर विधि बनाकर उसने जो उपबंध किया है उसी के मुताबिक होगी। अब देखें संघर्ष किसके किसके बीच है, 2 राज्यों के बीच। ठीक है, न्याय निर्णयन कराने की जिम्मेदारी किस पर है, केंद्र पर। केंद्र व्यवस्था करेगा कि दोनों में विवाद ना हो। यह उदाहरण किसका है, सहयोगी संघवाद का। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्वयं उपबंध के माध्यम से संविधान सुनिश्चित कर रहा है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि वी हैव एडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्लीज प्रूव इट, देन द एग्जाम्पल्स विच शुड बी गिवन बाय यू। ठीक है, तो उसमें 262 का उदाहरण भी आपको देना चाहिए, क्योंकि यहां विवाद किसके बीच है, 2 राज्यों के बीच।
न्याय निर्णय की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की। ठीक है, और दो राज्य स्वयं कोई न्याय निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि नदी जल बहता जा रहा है। इसीलिए ये किसी भी लिस्ट का विषय नहीं है, यद्यपि जल, ठीक है, ये आपका राज्य सूची या समवर्ती सूची में से एक का विषय है, या तो राज्य सूची का है, एक्सक्लूसिवली स्टेट को ताकत है, हां स्टेट लिस्ट का ही है। ठीक है, जल ये स्टेट लिस्ट का विषय है, यानी पेयजल। आप देखो ना, पानी की टंकियां राज्य सरकार बनाती है नहीं बनाती, ठीक है, पाइपलाइन बिछाती है नहीं बिछाती। तो जल, जिसमें जल वितरण, जल संरक्षण, ये सब कुछ शामिल है, वो राज्य सरकार का विषय है। और जल स्रोतों का विकास आदि आदि, क्योंकि हमें एकदम याद नहीं पड़ रहा, लेकिन वो केंद्र सूची का भी विषय है। ठीक है ना, जो संघ सूची उसमें भी जल से संबंधित एंट्रीज है, लेकिन एडजुडिकेशन विवाद की दशा में, ठीक है, वो सोलली केंद्र के पास रखा गया। ठीक है ना, उसमें 262 तो, यानी अगर विवाद है नदी जल या नदी दून के संबंध में, तो फिर एक्सक्लूसिवली सेंटर को जा रहा, और फिर कोई लिस्ट काम नहीं आएगी, कोई लिस्ट काम नहीं आएगी। फिर सीधे 262 केंद्र को अधिकार दे रहा है। क्यों? क्योंकि जल ये विषय ऐसा नहीं हो सकता जिस पर कोई राज्य अधिनियमन कर सके, क्योंकि जल, जो नदी जल है, वो लगातार बहता जा रहा है, इस पर कोई रोक संभव नहीं। ये एक स्टेट की बाउंड्री से निकलकर दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसलिए इसके संबंध में विधान का अधिकार किसी राज्य को होना ही नहीं चाहिए। और केंद्र में, यानी अवशिष्ट विषयों के भरोसे अगर हम इसे छोड़ देंगे, या संघ सूची, उसमें तो कोई एंट्री है ही नहीं जल विवादों के संबंध में, नदी जल विवादों के संबंध में, जल विवाद नहीं, नदी जल विवाद। अगर 262 ना हो तो फिर विषय केंद्र के पास पहुंच जाएगा, रेज्यूटरी पावर, और फिर समस्या वही आ जाएगी। ठीक है, फिर केंद्र नदी जल के बंटवारे को न्याय संगत ढंग से सुनिश्चित करने के लिए कुछ करेगा, ये थोड़ा संदेह के घेरे में आ जाएगा। वो कुछ करेंगे ही नहीं, अगर उनके लिए कुछ न करना फायदेमंद होगा, लेकिन उनके लिए कुछ न करना फायदेमंद होगा, लेकिन देश के लिए तो नुकसान ही दायक होगा। इसलिए देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो दस्तावेज निर्मित हो रहा है, उसमें तो सारी व्यवस्था करनी ही होगी। इसलिए 262 में उन्होंने कहा कि अगर केंद्र कुछ नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर संसद विधि बनाकर वो बंद कर देगी तो ठीक है, उसके मुताबिक न्याय निर्णय होगा। ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित कर रहा है, और ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगी वही उस नदी जल बंटवारे के संबंध में अंतिम न्याय निर्णय माना जाएगा, क्योंकि 262 कहता है कि ट्रिब्यूनल अगर संसद विधि बनाकर वो बंद कर देती है तो वो जो डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा। ठीक है, लिखा नहीं है फाइनल होगा, लेकिन जो भाषा है उससे ये सहज अनुमान लगता है कि वो फाइनल होगा, और कोई उसे नहीं बदल सकेगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना पक्षकार, वे जो राज्य पक्षकार हैं वे भी नहीं, कोई नहीं। और इसीलिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जब गठित की गई सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन में एडवाइस देने के बाद, तो कर्नाटक ने क्या किया, क्योंकि उस एक्ट में लिखा है, जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट है उसमें यह लिखा है कि इस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा वैसे ही वो न्याय निर्णय अंतिम हो जाएगा, और उसी के मुताबिक सारा कुछ नदी जल का बंटवारा होगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम निर्णय दिया, इंटरिम, कि जब तक झगड़ा चल रहा है फाइनली हम इसको डिस्पोज ऑफ करें,
तब तक व्यवस्था को चलाने के लिए एक इंटरिम, ठीक है, अवार्ड ये हम दे देते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल निर्णय से पहले अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। और उस इंटरिम अवार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित कर दिया। कर्नाटक ने क्या किया, जल संबंधी जो स्टेट लिस्ट के इंट्रीज हैं उनसे ताकत प्राप्त करके नहीं, बल्कि ताकत प्राप्त करना दर्शित करके, क्योंकि प्राप्त तो कर ही नहीं सकते, वैसी कोई एंट्री नहीं है, एक कानून बना दिया। क्या क्या किया जाता है ये देखें। कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक लेजिस्लेचर से एक कानून पास करवा लिया, और उस कानून में लेजिस्लेचर ने कर्नाटक की सरकार को यह ताकत दे दी कि कर्नाटक की जरूरतों भर का पानी कावेरी का कर्नाटक आरक्षित कर ले, और कुछ बचे तो तमिलनाडु को चला जाए, और कुछ ना बचे तो कोई दिक्कत नहीं। और जबकि अवार्ड हो चुका और वो केंद्र सरकार ने प्रकाशित कर दिया। अब दो सवाल उठे, क्या ट्रिब्यूनल को कोई इंटरिम अवार्ड देने का हक है, पहला, और क्या केंद्र जो कर्नाटक की सरकार है इसके द्वारा बनाया गया यह अधिनियम संवैधानिक है? दोनों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट को देना था अनुच्छेद 131 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, जिसे फाइनल न्याय निर्णय करने का हक होता है उसे इंटरिम न्याय निर्णय करने का भी हक होता है, तो अंतरिम अवार्ड दे सकता है ट्रिब्यूनल। और दूसरा, कर्नाटक को यह अधिनियम पारित करने का कोई हक नहीं, क्योंकि नदी जल के संबंध में स्पेसिफिक आर्टिकल 262 सबसेक्शन 2, ठीक है, और 262 संपूर्ण रूप से जो अधिकारिता देता है वो एक्ट के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल को देता है। और फिर नेचुरल जस्टिस, इसका भी कानून है, कोई अपने ही मामले में न्याय निर्णायक नहीं हो सकता। कर्नाटक तो अपने ही मामले में न्याय निर्णय कर रहा है, जिसमें वो खुद पक्षकार है, उसमें न्याय निर्णय करके सारा नदी का पानी अपने ही लिए आरक्षित किए ले रहा है। ये तो ऐसे है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल स्वयं अपने ही भले के लिए कर, आप तो विवाद का न्याय निर्णय कर रहे हैं कि नदी का जो पानी है वो सब हमारी जरूरतों के लिए हमें मिलेगा, कुछ बचे तो जाए, नहीं बचे तो कोई बात ही नहीं। जबकि नदी किसकी है? भारत की। और तमिलनाडु या कर्नाटक, सारे राज्यों के निवासी अंततः भारत के नागरिक। बंटवारा तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक। जब बंटवारा प्रशासनिक है तो देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का। इसलिए कर्नाटक इस प्रकार का कानून बना ही नहीं सकता। ये तो आप अपने ही मामले में स्वयं न्याय निर्णय करने के अलावा संविधान की मूलभूत भावना का ही अतिक्रमण कर रहा है। इस ढंग से ये तो निरंकुशता है, यही शब्द है सुप्रीम कोर्ट के। और कर्नाटक के कानून को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और कावेरी जल विवाद संबंधित अधिनियम में गठित ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, उसी के न्याय निर्णय से निर्णित हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे अनुच्छेद 262 फिर से देख लें। कहता है संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दूनों के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है ना, नदी जल के उपयोग, ठीक है, नदी जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण। प्रयोग आप ऐसे नहीं करेंगे कि तो नदी सूख जाए भाई। प्रयोग आपको करने का हक मिल गया, दोनों लोगों को मिल गया, कर्नाटक को और तमिलनाडु को। अब ऐसे प्रयोग शुरू कर दिया कि नदी ही सूख गई। दोनों लोगों ने मिलकर ऐसे प्रयोग किया कि गई, नदी चली गई। परमानेंट नुकसान ये हो गया।
तो वो भी नहीं, उसके संबंध में भी न्याय निर्णय करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रयोग वितरण किसको कितना मिले, नियंत्रण सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा, हम तय करेंगे। और कोर्ट ने यह भी माना है जब 262 का इंटरप्रिटेशन किया कि प्रयोग वितरण और नियंत्रण, इसमें जल का विकास ये भी शामिल है, ठीक है। जल संसाधन का विकास ये भी शामिल है, क्योंकि विकास ही नहीं होगा, जल संसाधन होगा ही नहीं, तो प्रयोग वितरण और नियंत्रण सबका मतलब ही कहां बचता है। तो डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये भी इसमें शामिल है। और आपने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि देश की सभी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि बाढ़ की और सूखे की दोनों समस्याओं का अंत हो सके। क्योंकि प्रत्येक वर्षा काल में संपूर्ण भारत के किसी हिस्से में बाढ़ आती है तो किसी हिस्से में सूखा पड़ता है, तो इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये कर कैसे रहे थे, क्योंकि 262 और संघ सूची की एंट्रीज संभवतः 56 है, जिसमें संघ सूची को जल संसाधनों के विकास के संबंध में निर्णय लेने का हक दिया गया। ये तो संघ सूची की होगी या समवर्ती सूची की, लेकिन केंद्र को हक है, ठीक है। और 262 इसमें उन्होंने कहा विकास ये भी शामिल है जल संसाधन का, और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय जल बोर्ड इसको गठित किया एक्ट के माध्यम से। वो संस्थाओं की स्थापना अपनी एग्जीक्यूटिव ताकत से भी कर सकते हैं, और सहयोगी संघवाद लाने के लिए उन्होंने अपनी कार्यपालिकी शक्ति में भी संस्थाओं का गठन किया, जैसे आज का नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, ये कार्यपालिकी शक्ति में गठित संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। ये केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाई गई संस्थाएं नहीं, विधायी यानी किसी एक्ट से गठित नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत का इस्तेमाल करके स्वयं राष्ट्रपति अर्थात केंद्र की सरकार ने कुछ अन्य संस्थाएं भी बनाई हैं, और कुछ अन्य संस्थाओं को बनाने का हक भी उन्हें है। सहयोगी संघवाद के विचार को धरातल पर उतारने के लिए वो ताकत उन्हें कहां से मिल रही, अनुच्छेद 263 से। क्या कहता है, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। ये अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, जब इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे तो डेफिनेटली दोनों के बीच सहयोग आएगा। तो आप देखेंगे 262, 263, 261 ये सब सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए उपबंध हैं। तो 262 जल के विवाद के संबंध में जब दो राज्यों के बीच हो, केंद्र को, ठीक है, आपका जल संसाधनों के विकास और उनके संबंध में विवाद की न्याय निर्णय की अधिकारिता देता। और एक चीज खूब समझ लें, ट्रिब्यूनल का गठन लास्ट विकल्प है। इसका मतलब यह नहीं कि जैसे ही दो राज्यों के बीच विवाद चलेगा तुरंत ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा, कर सकेगी। इसका मतलब यह भी है कि नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब यह भी है कि दे में वेट, क्योंकि ट्रिब्यूनल अंततः न्याय निर्णय करेगी, और न्याय निर्णय तो दोनों पक्ष आहत अनुभव करते हैं, ये तो तय है, एक जीतता है एक हारता है। और अगर सहयोग से बैठाल कर डायलॉग से समाधान निकल आए तो ज्यादा बेहतर बात है। तो हर प्रकार का प्रयास केंद्र करेगा, लेकिन प्रयास सारे केंद्र ही करेगा, राज्य नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो बातचीत हो और चाहे अंतिम रूप से न्याय निर्णय हो। और ये दो राज्यों के बीच विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट केंद्र की जिम्मेदारी है। इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था संविधान में हुई है उसका एक उदाहरण है। अब केवल एक चीज बची, अनुच्छेद 263, उस पर कल बात करेंगे, देखिए।